पीर और बुध को जो है वो जल्दी फारिग हो जाते हैं। आज पीर जो है हम इतने लेट हो गए हैं कि अब पूरा वक्त जो है हमें स्कूल का रश मिलेगा, क्योंकि अभी हो रहे हैं दोपहर के 2:15 तो पीक टाइम है स्कूलों का। अभी यूनिवर्सिटी में रुक कर भी कोई काम नहीं है एज सच, क्योंकि ना कोई असाइनमेंट मिली है ना हमारे दोस्तों को जो है वो कीड़ा काटा है कहीं बाहर घूमने आने का। वो रखते हैं वो ट्यूसडे को, हमारा मंगल का जो दिन है वो रखते हैं। तभी अब्बू मुझसे पूछते हैं, भाई आप हफ्ते के अंदर जो है इतना पेट्रोल आप जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं? अब इन लोगों को कौन समझे कि हमारा पेट्रोल जो है वो एक सोर्स से आता है और उन्हें हमें समझाना पड़ता है कहाँ कहाँ हम गए थे। बहरहाल ये मोमेंट्स ऐसे हैं जो बाद में कभी ना कभी तो याद आएंगे। इंसान जो है उसको ख्याल आता है पुरानी बातों का। कोई भी इंसान जो है वो इतना नहीं होता, कभी ना कभी एक वक्त आता है जब उसे याद आता है बस। तो ये मोमेंट्स हैं हमारे यादगार जो कभी हमें याद आएंगे, कभी हम याद करके खुश होंगे यार ये एक वक्त था जब हम गुजारते थे। तो उसकी वजह से ही जो है अब बहरहाल काम ये हुआ है कि 2 सेशंस थे हमारी जो है ना फुल उसके अंदर दुर्गत हुई है। पहले वाले सेशन के अंदर अगेन डिस्कशन हुई थी। अच्छा, डिस्कशन जो है वो एज सच हुई थी, मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था ना कि जो हमारे पास टैब था द ट्रांसपोर्ट ऑटो पार्ट्स एंड सेकंड चीज़ जो हमारे पास थी वो आज का डेल्टा सिग्नल, ये काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड है। और इन दोनों के अंदर जो है ना एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, स्ट्रेटजी मैप एंड बैलेंस स्कोर कार्ड्स। अब ये कि दोनों क्या चीज़ें होती हैं? देखो यार, स्ट्रेटजी मैप जो है वो बेसिकली ये बताता है आपको कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो कौन कौन सी चीज़ों पर लग रही है और उससे जो है क्या क्या चीज़ों में हमें फ़ायदा वगैरह हो सकता है। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी आपसे डिस्कस करते हुए कहा था कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, कोई स्ट्रेटजी सोच रहे होते हैं, वो कभी भी जो है ना एक सिंगल नहीं होती। आपको जो है ना बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत अलग अलग ज़ावियों पर जो है वो आपको सोचना पड़ता है। जब जाहिर सी बात है जब आप अलग अलग ज़ावियों को देखते हो, अलग अलग ज़ावियों को सोचते हो, तो उस हिसाब से ही जो है ना फिर आप एक्ट करते हो, समझ, उस हिसाब से ही जो है फिर आप काम करते हो। तो इसमें भी यही हुआ था। तो सॉरी, मैंने बताया था गड्ढे और उसकी वजह से जो है वो नीचे हो गया था हमारा वो। ज़्यादा फोकस रोड पर था, जो होना भी चाहिए, रोड पर इम्पोर्टेंट है फोकस रखना। बहरहाल जोन आउट। हाँ, तो स्ट्रैटेजी जो है वो अलग अलग तरह की होती है। बेहतर इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी है वो हमें पता चलता है इससे, जो स्ट्रैटेजी मैप हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमें पता चल गई स्ट्रैटेजी मैप से। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है? अच्छा देखिए, बैलेंस स्कोर कार्ड का मकसद जो है वो ये होता है कि उस स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए जो हमने स्ट्रैटेजीज देखी हैं क्या क्या काम करना पड़ेगा और उन कामों से जो है क्या क्या इफेक्ट होगा, ये और डिटेल्ड होती है। बैलेंस स्कोर कार्ड से हमें पता चलता है कि अगर हमें मिसाल के तौर पे सेल बढ़ानी है, सही है, स्ट्रैटेजी के अंदर हमने ये कह दिया कि क्योंकि ओवरऑल गोल हमारा क्या है, गोल हमारा है सेल बढ़ानी है। ठीक है, स्ट्रैटेजी के अंदर हमने ये कहा कि हम अपनी सेल्स ऐसे बढ़ाएंगे, हम अपनी कॉस्ट को कम करेंगे, कॉस्ट को कम करने के साथ एक नए बंदे से हम पार्टनरशिप करेंगे जिसकी वजह से हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। हमने एक ये बात कर दी। जब हमने ये बात कही, इस बात के कहने के साथ अब ये तो हमारी स्ट्रैटेजी हो गई। अब इसके स्ट्रैटेजी को करने के लिए हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं और जो स्टेप्स हम लेंगे वो फिर हम बैलेंस स्कोर कार्ड में डाल के देखेंगे कि इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या कम फ़ायदा हुआ है। जैसे हमें मिसाल के तौर पर किसी से हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम ये देखेंगे मार्केट के अंदर और कितने लोग हैं जिससे हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्या हमें ये देखना चाहिए, या जो हमें पहली दफ़ा ही अप्रोच कर ले हम उसी ही ऑफ़र राज़ी हो जाएँ। ये बहुत सारी चीज़ होती हैं जिससे वजह से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई और ग्रीन हो गया सिग्नल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बैलेंस स्कोर कार्ड स्ट्रैटेजी मैप्स से जो है ना दोनों उसके अंदर सिमिलैरिटी आ गई थी। डेल्टा और टैब का केस जो था हमारा ट्रांसफर्ड ऑटो पार्ट्स, इनके अंदर हमारे पास जब सिमिलैरिटी आ गई ना, इनकी सिमिलैरिटी से जो है हमने बेसिकली ये अंडरस्टैंड किया कि इन ऑर्डर टू रन द सिमुलेशन जो है एक जर्नल था। जर्नल से मेरा मतलब ये है था तो वो डेल्टा सिग्नल के ऊपर बेस्ड, लेकिन उसके अंदर जर्नल जो थोड़ी बात थी ना
थोड़ी बहुत जो जनरल हमारे एस्पेक्ट पे बात थी, वो जनरल एस्पेक्ट पे हमारी बात ये थी कि जैसे मैंने आपको बताया था 120 से ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस थे और उन ऑप्शंस के अंदर से हमें डिस्कस करना था कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है ट्राई करने के लिए। अब हुआ ये कि शुरू का जो हमारा सेशन था वो हुआ था प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन के अंदर हमारे पास ये था कि 4 साल है हमारे पास, सही है, 4 साल हमें दिया हुआ है, 4 साल का टाइम फ्रेम। 4 साल में हम 1 साल के अंदर 2 दफ़ा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं $25 मिलियन 6 महीने में, ठीक है। हमने जनवरी 1 को $25 मिलियन जो है वो लगाए, जिसका हम रिजल्ट देखेंगे कितने 6 महीने बाद। फिर हमने कितना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सही है। जुलाई फर्स्ट को जो है जुलाई फर्स्ट को जो है हमने क्या करा, जुलाई फर्स्ट को हमने फिर जो है $25 मिलियन लगाए, उसके बाद उसका रिजल्ट आया 6 महीने। इस तरीके से हम 4 साल के लिए 8 दफ़ा जो है $25 मिलियन का हमारा बजट लगाना है। हमारे पास है, 25 मिलियन से कम लगाओगे बेवकूफ़ी करोगे, बचाने का इतना वो नहीं है, क्योंकि ये तो लगेगा, ठीक है। ये हो गया शुरू के हमारे प्रैक्टिस सेशन के अंदर। हमारी कोशिश ये थी कि हम कुछ उस तरफ जाएं कि अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास चॉइस थी, लग्जरी की तरफ जाना है या फिर इकॉनमी की तरफ। अब इतनी सी बातें देखें, इकॉनमी के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या होता है? इकॉनमी के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है, जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियोस के अंदर भी कहा था, जो हमारे पास इकॉनमी क्लास होती है, इकॉनमी का सबसे बड़ा जो हमारे पास इशू होता है वो ये होता है कि इसमें हमारे पास मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। मार्जिन्स का मतलब क्या? मार्जिन्स का मतलब ये कि क्योंकि हमारा इकॉनमी का बंदा जो है वो इतने ज़्यादा पैसे यूँ ही धड़ल्ले से पे नहीं कर सकता, हमें वो सोच समझ के पैसे करता है, तो हमें उसको जो अपना प्रोडक्ट है वो उसे जो है कम रेट पे देना पड़ता है। क्योंकि अगर हम जो है उसको $100 पे दे रहे हैं और वही हमारी जैसी चीज़ जो है उसे बाहर $90 पे मिल रही है, वो पागल है हमारे से लेगा, वो $90 वाले से लेगा। समझ ना मेरी बात? ये जो है जो वो होती है ना हमारा इकोनॉमिक सेक्टर, या थोड़ा जो है आप समझ लें जो इकॉनमी क्लास होती है हमारी, एक तरीके से उनका जो है वो यही करना है। जाहिर सी बात है, वो अपनी जो है वो कॉस्ट देखते हैं हमें कितने का पड़ रहा है, ठीक है। हम उसे इतना चार्ज नहीं कर सकते। लग्जरी के अंदर क्या होता है, लग्जरी के अंदर हम उससे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। आईफोन वाले हैं, आपको पता है आईफोन की जो है एक स्टडी हुई थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टडी, लेकिन उस स्टडी के अंदर कहा था कि हर आईफोन को बनाने के अंदर जो है ना $10 से ज़्यादा का खर्चा नहीं आता। चाइना की फैक्ट्री में एक आईफोन बनाने में $10 से ज़्यादा खर्चा नहीं आता, क्योंकि उनके प्रोसेस जो है वो इतना स्ट्रीमलाइन, इतना बड़ा हो गया है उनका प्रोसेस कि अब जो है जहाँ जहाँ से भी पैसे बचते हैं वो उधर से पैसे बचाते हैं, और उनका सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि वो सस्ते से सस्ता माल लेकर अच्छी से अच्छी चीज़ बनाकर जो है, अब चीज़ अच्छी है बुरी है, वो जो जाहिर सी बात है लग्जरी लोग हैं, लोग लग्जरी सेगमेंट इसी वजह से कमाने वाले सेगमेंट होता है, वो पागल लोग हैं, उनके पास पैसा भरपूर है, वो जिसको चाहे वो ले सकते हैं, वो घटिया चीज़ को भी अच्छा समझ के ले सकते हैं, वो अच्छी चीज़ को भी घटिया समझ के ले सकते हैं, मतलब समझ रहे ना। तो इनसे चार्ज करना आसान होता है। $10 में मिसाल के तौर पर अगर हम कह ही लेते हैं $10 में वो बना रहा है, अभी जो है 1600 का था या पता नहीं कितना का था, $1600 का था शायद, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। 1000 की मिसाल लेते हैं, $1000 का अगर है, सही है, कितने उसने कमा लिया? $990, सही है। एक तो आ गया ना, मतलब बाकी उसमें से कटिंग की कॉस्ट वगैरह वो अलग चीज़ है, ठीक है, प्रमोशन वगैरह जो भी है, लेकिन हो तो गया ना। तो इनसे चार्ज करना बहुत आसान होता है। $10 के अंदर बना है, आपसे वो 1000 चार्ज कर रहा है। मसला ये होता है इकॉनमी के अंदर, इकॉनमी वालों के अंदर अगर $10 पे बन रहा है तो हर कोई जो है इकॉनमी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, और फ़ायदा उसका होता है जो सबसे सस्ता काम करे। जो जितना सस्ता काम करेगा उतना जो है उसको बचत होगी। मैं अगर जो है अपनी प्रोसेस इतनी अच्छी कर लूँ कि जो 100 वाली चीज़ है, जो पूरी मार्केट के अंदर 100 की बिक रही है, अगर मैं ₹100 की अगर बिक रही है वो, मैं उसको अगर 95 पर ले आऊँ तो लोग मेरे से लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी प्रोसेस इतनी अच्छी कर ली कि मैं उसे ₹90 में बना रहा हूँ। ₹90 में बना के मैं 95 कर सकता हूँ। बेचारे दूसरे लोग क्या हैं, उनकी प्रोसेस इतनी अच्छी नहीं है, वो 95 में तो उनको पड़ रहा है, मतलब ₹95 तो खर्चा है उस प्रोडक्ट के ऊपर, ₹95 उस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा है, और ₹100 वो इसी वजह से चार्ज कर रहे हैं कि ₹5 जो है उनको बचत हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी प्रोसेस जो है, मैंने अपनी प्रोसेस के ऊपर जो है वो इतना खर्च करी है, इतनी इन्वेस्टमेंट करी है कि अब मेरी प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो गई है, मेरी प्रोसेस जो है वो बेहतर हो गई है। मेरी प्रोसेस बेहतर होने की वजह से मुझे जो पूरी
कंपेरेटिव मार्केट जो मेरे से compete कर रहे हैं वो 95 में बना रहे हैं, मैं 90 के अंदर बना रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं कम चार्ज करके ज़्यादा लोग जो है वो मेरी तरफ आकर मुझसे ख़रीद रहे हैं। तो ये होता है, मार्जिन कम होता है, इस वजह से आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है इनोवेशन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह, ऐसे मंजिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है इकॉनमी वगैरह के अंदर। तो लग्जरी के अंदर ये होता है, हाँ लग्जरी के अंदर आपको इनोवेशन के ऊपर खर्च करना पड़ता है, बट देन अगेन ज़्यादा चार्ज जो है आप लग्जरी वालों से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास भी चॉइस थी कि हम इकॉनमी की तरफ जाएं या लग्जरी की तरफ जाएं। अब इकॉनमी सेक्टर को अगर हम टारगेट करते हैं उसमें हमारे पास दो चॉइस है। दो चॉइस हमारे पास ये हैं, एक है सबसे पहले हमारे पास लो इनकम, मतलब लो इनकम सॉरी लो इनिशियल कॉस्ट। लो इनिशियल कॉस्ट का मतलब ये है कि शुरुआत के अंदर जो भी चीज़ आप ख़रीदोगे उस गाड़ी की, वो आपको बहुत सस्ती मिलेगी, लो इनिशियल कॉस्ट। दूसरी आपके पास है लो लाइफ टाइम कॉस्ट। लो लाइफ टाइम कॉस्ट का मतलब हम पहले ही शुरू के अंदर एक ऐसी मस्त और अच्छी चीज़ बनाएंगे, आगे जाकर ज़िंदगी में जो है ना उसकी मेंटेनेंस बहुत कम होगी, बहुत कम पैसों के अंदर उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी, जिससे उल्टा क्या होगा, जिससे उल्टा आपको ही फ़ायदा पड़ेगा। सारी ज़िंदगी जो है, जो आप ख़रीद कर घटिया प्रोडक्ट जो है, जैसे उसकी ज़िंदगी में मिसाल लेते हैं गाड़ी की, वो आ गई है, मिसाल के तौर पर अगर हम लें गाड़ी की हेडलाइट, सही है, हमने बनाई उसको घटिया क्वालिटी के अंदर। जब हमने उसे बनाई ही घटिया क्वालिटी के अंदर थी, वो पड़ी 100 रुपये की। अगेन चलो 100 रुपये नहीं, $100 की, 100 रुपये की कौन सी आएगी, $100 की आपको पड़ गई है हेडलाइट, सही है। $100 की आपको ये हेडलाइट पड़ गई है घटिया क्वालिटी की। पता चलता है 2 महीने बाद ख़राब हो गई, कोई रिप्लेस हो गया, $50 लग गए मिसाल के तौर पर। फिर पता चला 6 महीने बाद फिर कोई ख़राब हो गई, $50 लग गए। आखिर के अंदर आपको पता चला ये 1 साल के अंदर ही सबसे आखिरी, जब साल ख़त्म हो रहा था, आखिरी वो जो है दिन की पूरी वायरिंग उड़ गई, अब वो जो है बर्बाद हो गई। अब उस पर ना कुछ खर्चा हो सकता है, ना पैसा लग सकता है, ये काम उतर गया। तो 100 रुपये की पड़ी, 50 दो दफ़ा लग गए, 200 की पड़ गई आपको, ठीक है, और 1 साल चली। हम क्या कर रहे हैं, दूसरा वाला क्या है, दूसरा है लो लाइफ टाइम कॉस्ट। वो कह रहा है कि भाई इससे अच्छा पता है क्या, मैं ऐसा करता हूँ कि 100 रुपये की आपको चीज़ पड़ी है ना, 100 रुपये की आपको मिसाल के तौर पर चीज़ पड़ी है। अब 100 रुपये की जब आपको चीज़ पड़ी है, तो वैसे घटिया चीज़ 100 की पड़ रही है, मैं आपको ऐसा करता हूँ $120 की जो है उसको करता हूँ, $120 की करता हूँ, लेकिन मैं चीज़ ऐसी अच्छी बना रहा हूँ कि आगे जाकर जो है वो ख़राब इतनी हो ही नहीं रही, और अगर ख़राब भी हो रही है तो मैं उसकी बाकी जो रिप्लेसमेंट की चीज़ें वो बहुत सस्ती है। जैसे $120 की वो अगर ख़राब भी हुई है, जैसे $120 की आपको पड़ी है ना, $120 होने के बाद वो 1 साल पूरी चल गई। 1 साल के बाद भी जब वो ख़राब हुई तो उसके अंदर जो आपको ख़र्चा आया, उसके अंदर भी जो आपको ख़र्चा आया, वो ख़र्चा आया आपको सिर्फ $10 का, मिसाल के तौर पे, सही है, $10 का ख़र्चा आया। फिर 1 साल और निकल गया, उसके बाद आपके पास जो है ख़र्चा आया मिसाल के तौर पे $20 का, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है 3 साल और निकल गए, फिर ख़र्चा आया $20 का, और 120 की पड़ी, 10 का आया 30, फिर 20 का आया 50, फिर आपके पास 20 का आया 170, और उसने जो है इस तरीके से करके 10 साल जो है, मिसाल के तौर पर 10 साल आपके निकाल दिए, पड़ी आपको टोटल 170 की। तो एक ये स्ट्रैटेजी थी हमारे पास कि पूरी ज़िंदगी जो है उसकी कम प्राइस रखते हैं हम। शुरू के अंदर अगर थोड़ा चार्ज कर भी, लेकिन चार्ज कर भी लें, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी होगी, आगे हमें कभी मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। लग्जरी के अंदर हमारे पास 2 और चीज़ें थी। लग्जरी के अंदर हम क्या बोल रहे थे, लग्जरी के अंदर हम ये बोल रहे थे कि पहली चीज़ लग्जरी के अंदर ये है हमारे पास, एक है इनोवेशन, कि हम पूरा वक्त जो है इनोवेट करेंगे, नई चीज़ लेकर आएंगे, नई से नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। जब हम इतनी सारे नया काम करेंगे तो लग्जरी वाले वो बोलेंगे यार मतलब हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लग्जरी वालों को तो नई से नई चीज़ें चाहिए होती हैं। ब्लूटूथ क्या पता हम कोई ऐसी चीज़ निकालें कि गाड़ी के अंदर जैसे ही आप एंटर होते हो तो ऑटोमेटिक मोबाइल जो है वो आपका चार्ज करने लगता है, अगर वो मोबाइल आपकी जेब में भी हो, ऐसा हो सकता है।
तो ऐसी चीज़ निकाल लें। तो हम इनोवेशन पे फोकस करते हैं, तो लग्जरी वाले जो है वो हमसे ख़रीदेंगे इस वजह से। सही है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ जिस पर लग्जरी के अंदर स्ट्रैटेजी थी वो थी कस्टमर इंटीग्रेशन। कस्टमर इंटीग्रेशन का मतलब है भाई, कस्टमर इंटीग्रेशन का मतलब है कस्टमर से आप इतने अच्छे, इतने बेहतरीन ताल्लुकात करो कि आपका कस्टमर कहीं और जा ही नहीं पाए। आप उससे जो है, जैसे एक थी आपके पास नो क्वेश्चन पॉलिसी, नो क्वेश्चन रिप्लेसमेंट पॉलिसी। उसके अंदर क्या था भाई, सवाल नहीं पूछा जाता था। लग्जरी कस्टमर है हमारा, कोई चीज़ ख़राब निकल गई, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, लाओ वापस हम रिप्लेस कर कर आपको देंगे, कोई सवाल नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा कस्टमर है, लग्जरी कस्टमर है। इस तरीके से कस्टमर को बहुत फोकस करना। अब देखें, हमने जो है ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था लग्जरी के अंदर कमाई का ज़्यादा चांस होता है, तो हमने लग्जरी की तरफ गए थे। अच्छा, इस पूरे का मकसद क्या था? इस पूरे का मकसद ये था कि हमें अपनी कंपनी को जो है 2 साल में 4 साल में बेचना है। सही है, इसी वजह से हम 4 साल के लिए सिमुलेशन रन कर रहे हैं। 4 साल में हमें बेचना है और 4 साल में हमें जो है कोई वेंचर कैपिटल है। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो स्टार्टअप्स को खरीदते हैं, जो स्टार्टअप्स को खरीदते हैं। ठीक है, उनको ख़रीद कर जो है उनमें इन्वेस्टमेंट करके फिर वो और आगे जाके बिजनेस बनाते हैं। छोटे जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो कहते हैं यार मैं अच्छे भाव के अंदर जो है, अच्छे प्राइस के अंदर अपनी कंपनी बेच दूं और फिर ज़िंदगी भर अय्याशी करूं। ठीक है, तो इस वजह से जो है हमें 4 साल बाद जो है अपनी जो शेयर प्राइस थी, मतलब किस प्राइस के ऊपर हमारा एक शेयर स्टॉक मार्केट पे बिकेगा, वो हाईएस्ट करनी थी, जो जा सकती थी 90 से 150 के दरमियान। सही है, 90 से 150 के दरमियान जानी चाहिए थी हमारी। ठीक है, 150 हाईएस्ट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। चाहे आप कुछ भी कर लेते हैं सिमुलेशन में। ठीक है, फिर हमें चांसेस मिले। अब शुरू का एक सेशन हमारा प्रैक्टिस सेशन था, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो 120 से ज़्यादा चॉइसेस थी ना, कि हम R&D इंजीनियर को हायर करें या R&D इंजीनियर की ट्रेनिंग दूसरों को दें वगैरह। इस तरीके से $25 मिलियन थे हमने शुरू के अंदर लगाए। शुरू के 2-3 साल पता चला कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हमने बोला अब ये असल तो है नहीं, सर को तो कुछ और ही दिखाना है। फिर हमने जो है इंतज़ार करा, जाहिर सी बात है जब असल सेशन शुरू हुआ। असल सेशन शुरू हुआ उसके अंदर हमने ये कोशिश करी, हमने जो है गूगल पे आके लिखा, गूगल पे जाकर जो है ना हमें ऑनलाइन सोल्यूशन मिल गया। अब जाहिर सी बात है हमने जो है वो पूरा जो है वो सोल्यूशन जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया, जिस तरीके से जो उसने टिक करे हुए थे हमने वही 120 में से 10 चीज़ें उसने जो ली हुई थी हमने वही ली। जाहिर सी बात है उससे लिया तो आए तो हमारा अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि बाकियों ने क्या समझदारी करी थी, बाकियों ने जो है इन ऑप्शंस के अंदर से भी ये देखा था, चैट जीपीटी से पूछ के यार इनमें से भी और कौन सा अच्छा ऑप्शन है। अब आप मुझे ये नहीं बोलिएगा चैट जीपीटी इतना इस्तेमाल करते हो तुम और तुम्हारी ये हरकतें। मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल करता हूँ और उसकी सारी सजेशंस को जो है सोच समझ के करता हूँ। इशू ये होता है कि बाकी जो है वो चैट जीपीटी पे इतना भरोसा नहीं करते। मैं बोलता हूँ भाई आप चैट जीपीटी पे भरोसा नहीं करो, लेकिन मैंने जिस लेवल का प्रॉम्प्ट लिखा है आप उस पर तो भरोसा करो। बट देन अगेन वो डेमोक्रेसी है ना, जहाँ मेजॉरिटी होती है वहाँ जो है मेजॉरिटी की चलती है। तो जो हमारे पास बेसिकली गूगल पे ऑनलाइन हमें जो मिला था सोल्यूशन वही हमने वो करा। उससे हमारे पास प्राइस अच्छी तो आई, बट हम जो है 5th प्लेस पर आए आउट ऑफ 10। हमारा आया 104, बाकियों का 120, 115, 114, 111, फिर जाकर जो है हमारा आया 104। बाकियों का और बुरा था। तो हमारे ये थोड़ा बहुत जो है वो मजाकिया तो नहीं, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव ज़रा अच्छा सेशन रहा। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि भाई क्या अहमकाना गलतियाँ हुई हैं जिस वजह से हम इतना नहीं कर पाए। उससे एक और चीज़ हमें ये पता चली कि मैं आपसे कब से बात कर रहा हूँ ना, मार्जिन जो है ज़्यादा होता है, मार्जिन ज़्यादा होता है। एक बेवकूफ़ों वाली बात ये है कि मैं फोकस सिर्फ ये कर रहा हूँ कि चाहे मुझे प्रोडक्ट जितना ही महंगा पड़ जाए, जब तक मैं अपने कस्टमर से ज़्यादा पैसे ले लूँगा ना मैं फ़ायदे में होऊंगा। ये बेवकूफ़ाना सोच है। बेवकूफ़ाना सोच क्यों है? ये बेवकूफ़ाना सोच इस वजह से है, मैं अगर अपने सप्लायर्स जो हैं जो मुझे सामान दे रहे हैं ये चीज़ें बनाने का, उनसे अगर मैं अच्छे ताल्लुक़ रखूँ, उनसे अच्छे ताल्लुक़ रखने से मतलब ये है, उनसे अच्छे ताल्लुक़ रखने की वजह से मुझे जो 100 रुपये की चीज़ पड़ रही है फिर मैं उसे बनाकर जो है 200 में बेच रहा हूँ, वो 100 रुपये की चीज़ मुझे 80 में मिलेगी, तो मैं उससे वही और फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो हमने जो अपनी ये पूरी स्ट्रैटेजी करी थी ना, इसमें सप्लायर को हमने इतनी अहमियत नहीं दी थी, सप्लायर को इतना फोकस नहीं दिया था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हमारी जो है ना वो प्राइस जो है वो थोड़ी 104 रही, कम रही। बहरहाल एक सिमुलेशन थी,
और हमने इंजॉय करा। बाकी जो है वो मार्क्स के पीछे बहुत पागल हुए हुए थे, क्योंकि सिमुलेशन की जो है ना मार्किंग ऐसी होती है कि सिमुलेशन जो रन करता है ना उनके डबल मार्क्स मिलते हैं जो हाईएस्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा जो ग्रुप था, मतलब हमारे ग्रुप नहीं, जो फर्स्ट आना था उसको मसला ये था कि उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने पहले ही बहुत छुट्टियां करी हुई थी ग्रुप में। तो उन छुट्टियों को कवर करने के लिए जो है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करनी थी। तो वो पूरा वक्त जो है इससे लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, पता नहीं कोई सोल्यूशन ले रहे हैं, ये वो। हमने एंजॉय करके जो समझ आया करा, ठीक है, वो करा होगा, ठीक है। बहरहाल एक मज़ेदार सेशन था। मज़ेदार सेशन के साथ अगेन इम्पोर्टेंस समझ आई कि सिमुलेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, सिमुलेशन से कितना फ़ायदा होता है। हम तो सर से बोलते हैं भाई हर जो है ना 2-3 दिन क्लास बात होनी चाहिए, लेकिन एक दफ़ा जो है मिड से पहले हुई थी, एक दफ़ा मिड के बाद हुई है। तो बस यही है, और मुझे नहीं लगता होगी। बहरहाल वी हैड जो है इंफॉर्मेटिव और इंजॉइंग सेशन। उम्मीद करते हैं और भी जो है वो हम ये सेशन इसको जो है वो कर पाएंगे, अगर सर ज़ाहिर सी बात है हमारे उस्ताद जो हैं वो अलाउ करेंगे और उनके प्लान में होगा, क्योंकि उन्होंने कोर्स आउटलाइन बनाया हुआ है और वो कोर्स आउटलाइन से जो है वो हटते नहीं है। जो उन्होंने सोचा होता है ना, जो उन्होंने प्लान करा होता है, वो पहले ही बहुत कैलकुलेटेड आदमी है। जो उन्होंने प्लान करा होता है ना उस हिसाब से ही काम करता है। तो अगर उनकी प्लानिंग के अंदर होगा तो ठीक, वरना बस जो इन्जॉयमेंट थी वो उसी वक्त कर ली। तो या आई बिलीव दिस वाज गुड enjoying सेशन। अगर आपने इंजॉय करा, नहीं इंजॉय करा, लेकिन आपने फिर भी देखा है तो थैंक यू, देखने के लिए भी थैंक यू। सो टेक केयर।